ये रिज्यूमे मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ है अमेजोन में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में एंड इवन पेपाल में भी यही रिज्यूमे मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था। ये मेरा फाइनल रिज्यूमे नहीं था, ये मेरा फाइनली 47th रिज्यूमे था। मैं ये रिज्यूमे का टेम्पलेट आज आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. And in today's video, I'm gonna show you how to create an ATS compliant resume. So यार, मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ये क्वेश्चन लेके कि मैम हमने सारी प्रिपरेशन कर ली है, हमने DSA पढ़ लिया है, हमने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन केवल हम स्टक हो गए हैं रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग वाले फेज पर. अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए. एंड सच में ना ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब हम पूरे एफर्ट्स लगा चुके होते हैं अपनी प्रिपरेशन में और बस हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा होता है. एंड ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, जो भी लोग आज Tier 1 कंपनीज में काम कर रहे हैं या फिर Tier 2 कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन सभी के साथ ये होता है कि ये रिज्यूमे रिजेक्शन का एक फेज चलता है और ये फेज काफी लंबा भी हो जाता है कभी कभी. तो अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, so just don't feel demotivated because today I'm going to tell you some tips and tactics of how to create an efficient resume. नॉट ओनली दिस, मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी एक ऐसा रिज्यूमे जो खुद मेरा रिज्यूमे है और जो सारी ऑलमोस्ट हर Tier 1 ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैंने अप्लाई किया था उसमें शॉर्टलिस्ट हो गया था. ये रिज्यूमे मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ है अमेजोन में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में एंड इवन पेपाल में भी यही रिज्यूमे मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था. ये मेरा फाइनल रिज्यूमे नहीं था, ये मेरा फाइनली 47th रिज्यूमे था. इससे पहले 46 रिज्यूमेज मेरे रिजेक्ट हुए थे. बहुत लोगों को यहाँ पर बिलीव भी नहीं होगा इस बात पर, बट दिस इज द हार्श रियलिटी. रिज्यूमे कभी भी वन गो में आपका सेलेक्ट नहीं होता है. इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस और इस टाइम पर हमें एनालाइज करना होता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे रिज्यूमे में गलत हैं या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने रिज्यूमे में इम्प्रूव कर सकते हैं. मैं ये रिज्यूमे का टेम्पलेट आज आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ और मैं पूरा का पूरा बताऊंगी कि क्या चीज़ें माइंड में रख के मैंने अपना रिज्यूमे क्रिएट किया था, क्या चीज़ें हमको ऐड करनी होती हैं या फिर क्या चीज़ें हमको नहीं ऐड करनी होती हैं. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी ब्रीफ. सो गाइस, ये जो रिज्यूमे आप देख रहे हैं, दिस इज माई ओन रिज्यूमे सैम्पल टेम्पलेट. तो बेसिकली मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपने रिज्यूमे से बाहर कर दिया है एंड ये ही टेम्पलेट है, ये ही वो फॉर्मेट है जो मैंने अपने रिज्यूमे क्रिएशन के टाइम पर यूज़ किया हुआ है. इसे मैं आज तक यूज़ करती हूँ. हालांकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको अपना ओरिजिनल रिज्यूमे भी बिल्कुल शेयर करके दिखाऊंगी एंड फॉर दिस टेम्पलेट यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो गाइस, बिफोर इवन मूविंग टू डीपर टू दी पॉइंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी हम रिज्यूमे क्रिएशन की बात करते हैं, तो सबसे जो पहली चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना होता है, दैट इज़ कि हमारा रिज्यूमे शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट. इसमें बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन को हमें नहीं फिल करना है. इंस्टेड ट्राई टू क्रिएट कि जो भी हमारा रिज्यूमे है वो केवल 1 पेज रिज्यूमे हो. मैंने देखे हैं बहुत सारे रिज्यूमे जहाँ पर स्टूडेंट्स 2-2, 3-3 पेज के रिज्यूमे भर देते हैं और उसमें वो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह दिखा देते हैं. एंड सर्टिफिकेशंस भी वो सर्टिफिकेशंस जो कि हमारी जॉब रोल जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए रेलिवेंट ही नहीं होते हैं. तो इन सब चीज़ों का, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट हमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम रिज्यूमे क्रिएशन करते हैं. क्योंकि जो बंदा आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रहा है, भले ही वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम हो या फिर वो कोई टेक्निकल HR हो या फिर नॉन टेक्निकल HR, आप किसी को भी अपना रिज्यूमे अगर दे रहे हैं शॉर्टलिस्टिंग के लिए तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके रिज्यूमे को पूरा डिटेल में बैठ करके पढ़ेंगे. तो इसीलिए आपके रिज्यूमे में बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए. आप बिल्कुल लिमिटेड चीज़ों को हाईलाइट करो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन चीज़ों पर आप चाहते हो कि वहाँ पर जो आपका शॉर्टलिस्ट कर रहा है या HR है उसका पूरा फोकस जाए. तो ये सारी की सारी चीज़ों का हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. जैसे कि आप मेरे रिज्यूमे में देख सकते हो कि यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स मैंने कैसे हाईलाइट कर रखा है. तो यहाँ पे किसी की कुछ भी हो या ना हो, किसी की भी नज़र पड़ जाएगी कि यहाँ पे मैंने टेक्निकल स्किल्स को मेंशन किया हुआ है. ऐसे ही यहाँ पे मेरा एजुकेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, व्हाट डिड आई डिड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. ये वो सारी चीज़ें हैं. अभी आपको मेरे रिज्यूमे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन अभी ऊपर से देखने के बाद आप ये सारी चीज़ें मेरे रिज्यूमे के बारे में समझ के बता सकते हो कि मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम 1 डाला हुआ है, प्रोजेक्ट नेम 2 डाला हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है, आउटकम डाला हुआ है एंड
टूल्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो सब चीज़ें डाली हुई हैं। तो बेसिकली एक बिल्कुल ऐसे हमें फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना होता है या ऐसे फॉर्मेट को यूज़ करना होता है कि सारी की सारी चीज़ें हमें क्लियरली विजिबल हो जाएं कि एक्चुअली हम रिज्यूमे में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स गो टू दिस रिज्यूमे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज़, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना खुद का नेम मेंशन किया था एंड यहाँ पे मैं अपना एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि आई एम 2 years plus experience this and आई एम लुकिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल एट योर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे के सारे जो सैम्पल मैसेजेस हैं वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपना फुल एड्रेस शेयर कर देते हैं वाइल क्रिएटिंग अ रिज्यूमे, जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है। आपको अपना हाउस नंबर पे ये सारी चीज़ें आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल डाल सकते हैं कि फ्रॉम विच सिटी यू बिलोंग टू, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल का लिंक एंड आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डालना या फिर अगर आपके पास गिटहब प्रोफाइल है आपके कोड बेस के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिंक्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी, ये प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं जो आपको बाकी कैंडिडेट से थोड़ा अलग बनाती हैं। उसके बाद जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस को ऊपर मेंशन करें, लाइक दिस इज़ द प्रैक्टिस विच आई यूज टू फॉलो। सबका अलग तरीका होता है चीज़ों को क्रिएट करने का एंड बनाने का। दिस इज़ द प्रैक्टिस विच आई यूज टू फॉलो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर मेंशन की थी एंड देन मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स, जो भी मैंने 2 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए। तो वाइल क्रिएटिंग रिज्यूमे मैंने 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा। मैं हमेशा बस यही बहुत सिंपल रखने के चलते मैंने केवल 3 ही चीज़ों पे ध्यान दिया कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी, बी इट अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन और बी इट वाइल क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। क्या मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के लिए मैंने किस टैक स्टैक का यूज़ किया। बिकॉज अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो यही 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, what solution did I propose and what tech stack did I use। तो एज यू कैन सी कि मेरे एक्सपीरियंस में भी मैंने यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन 1 का नाम डाला, विच इज़ माई करंट ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से जो मेरी उस टाइम पर करंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे सैवी थी उस टाइम पर, फिर मैंने उसकी लोकेशन डाली एंड उसमें मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल था, तो वो मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर मेंशन किया था। यहाँ पे मैंने सिंपल डाला कि मैंने इस प्रॉब्लम पे काम किया है और मैंने इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन प्रपोज किया था। बहुत ज़्यादा जब हम कंपनीज की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा मोल्ड करना होगा अपने कंटेंट को एंड मोल्ड करने के बाद उसको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर दो सॉल्यूशन को जस्ट 1 or 2 लाइन में एंड उसके बाद आप यहाँ पे जैसे टूल्स यूज्ड ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है अगेन, ताकि एक जो भी मेरे रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर रहा है उसकी थोड़ा नज़र पड़े कि मैंने किस किस टेक स्टैक पर काम किया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से यहाँ पर मेंशन की थी। सिमिलरली फॉर माई सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन आई डिड द सेम थिंग। मेरे रिज्यूमे का पूरा जो पैटर्न है वो पूरा सेम ही रहा है, बी इट अबाउट द एक्सपीरियंस और बी इट अबाउट द पर्सनल प्रोजेक्ट्स। पर्सनल प्रोजेक्ट्स में मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की है विच इज़ कि आई हैव शेयर्ड द कोड लिंक। यहाँ पे मैंने अपना कोड लिंक भी डाला हुआ है। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नेम डाला और जो भी मैंने प्रोजेक्ट का कोड किया था उस कोड को मैंने अपलोड कर दिया था गिटहब पर और मैंने उसके लिंक को यहाँ पर शेयर कर दिया था। सेम थिंग यू कैन ऑल्सो डू। अगर आपके पास कोड लिंक नहीं है तो यू कैन इग्नोर दिस पार्ट, लेकिन कोड लिंक अगर आप अभी फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे तो इन दैट केस आप कोड लिंक भी एक प्रॉपर अपना कोड लिंक डाल सकते हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को आप अपलोड कर दो सिंपल सा गिटहब पर, क्योंकि वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन जो है आपके इंटरव्यूअर पे, मतलब इट विल लीव अ पॉजिटिव इंप्रेशन। ओके, सो एज यू कैन सी जो चीज़ें मैंने बोली थी वही चीज़ें मैंने यहाँ पर भी मेंशन की हैं। व्हाट इज़ माय ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट, क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी, क्या इसका आउटकम है और क्या मैंने टूल्स यूज़ किया। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने जो एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो ये था कि बेसिकली वो एक नोटिफायर ऐप है जो कि मेरे को रिमाइंड कराएगा कि मेरे को पानी पीना है 1 घंटे बाद, जो कि मेरे को रिमाइंड कराएगा कि 12 PM इज़ माई लंच टाइम एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं बहुत ही भूल जाती हूँ चीज़ों को, तो इसीलिए मैं अपने लिए एक नोटिफायर ऐप क्रिएट कर रही हूँ विच विल रिमाइंड मी टू स्टे हेल्थ कॉन्शियस एंड टू गिव मी ऑल अवेयरनेस कि मतलब अभी मेरा क्या टाइम चल रहा है एंड क्या मुझे वेदर आई हैव टू टेक मेडिसिन और नॉट। सो ये सारी चीज़ों के लिए मैंने क्या किया, इसका एक इशू ये निकाला कि मैंने बेसिकली वो नोटिफायर ऐप को क्रिएट कर दिया
एंड उसके लिए मैंने टूल्स के यूज़ किए, जैसे कि मैंने पाइथन यूज़ किया था, जैंगो यूज़ किया था, तो आई सिंपली मेंशन्ड इट हियर। तो गाइस ये मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे हम रिज्यूमे को क्रिएट करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कीवर्ड्स इन रिज्यूमे। बहुत बार सुनी है ATS कंप्लायंट रिज्यूमे टर्म। तो बेसिकली ATS क्या होता है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो इसमें कंपनीज के पास अपने खुद के ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं, जो कि जैसे लेट्स से किसी कंपनी ने एक ओपनिंग की है एंड दे आर हायरिंग फॉर जावा रोल, जावा डेवलपर रोल। अब उन्होंने वो जावा डेवलपर रोल में मेंशन कर दिया है कि हम जावा स्प्रिंग बूट वाले किसी अच्छे डेवलपर को ढूंढ रहे हैं। तो लेट्स से कि उनके HRs आपके रिज्यूमे को बाद में शॉर्टलिस्ट करेंगे। पहले वो ATS यानी कि पहले वो एक ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू आपका रिज्यूमे जाएगा। तो इन दैट केस क्या होता है कि सिंपल सी बात है, अगर आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स अवेलेबल ही नहीं होंगे तो आपका रिज्यूमे कभी भी शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक जनरल एडवाइस मैं सभी लोगों को दूंगी कि बेसिकली आपको क्या करना होता है कि जब भी आप रिज्यूमे को क्रिएट कर रहे हो या फिर अप्लाई कर रहे हो किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर आप देखो कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या मांगा गया है और किन किन कीवर्ड्स पर फोकस किया गया है। तो आपको ये नहीं कि आपने एक रिज्यूमे बना करके रख दिया और वही रिज्यूमे आप हर जगह पर शेयर कर रहे हो। थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई कर लो यार, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि सिंपल सा है कि ठीक है भाई, ये जावा के लिए हायर कर रहे हैं, ये स्प्रिंग बूट के लिए हायर कर रहे हैं, आई विल सिंपली ऐड इट इनटू माय रिज्यूमे एज वेल। तो आप उसको अपनी टेक्निकल स्किल्स में यहाँ पर आकर के आराम से ऐड कर दो। तो ऑल दीज थिंग्स विच यू नीड टू फोकस अपॉन, इन सारी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है जब भी आप रिज्यूमे को क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर ATS होगा या फिर एक नॉन टेक्निकल HR भी अगर आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर रहा है और अगर वो देख रहा है कि यार आपके पास रेलिवेंट स्किल्स हैं, तो वो आपके रिज्यूमे के जो शॉर्टलिस्टिंग वाले चांसेस हैं ना, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बिफोर गिविंग योर रिज्यूमे टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, मेक श्योर टू हैव अ लुक एट द जॉब डिस्क्रिप्शन बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो ये ऐसे नहीं करना है कि आपने फर्जी में स्किल्स को ऐड कर दिया, आपको चीज़ें आती भी नहीं है। ये आपको तभी करना है जब आपको लगता है कि नहीं भाई, मेरे को ये आता है और अब मैं इसको ऐड करके कॉन्फिडेंट हूँ अपने रिज्यूमे में। तो इतना फेक नहीं करना चाहिए कि आपको चीज़ें नहीं आती हैं। अगर आपने एक आधी चीज़ एक्स्ट्रा लिख भी दी है तो आप पहले उसके बारे में पढ़ लो इंटरव्यू में जाने से पहले, ठीक है, तभी आप उसको फेक भी कर पाओगे। हालांकि मैं एडवाइस देती नहीं हूँ कभी भी लोगों को, तो आई वुड रेकमेंड जो चीज़ें आपको आती हैं आप केवल उन्हीं ही अपने रिज्यूमे में मेंशन करो, ठीक है गाइस। तो उसके बाद अब हमारा आता है ये टेक्निकल स्किल्स का सेक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। तो बेसिकली इसमें मैंने यहाँ पे अपनी सारी की सारी टेक्निकल स्किल्स मेंशन की थी। तो ये तो गाइस बिल्कुल ओरिजिनल है, यही मैंने मेंशन किया था एंड बिल्कुल ऐसा ही है मेरा रिज्यूमे। वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि यही वो रिज्यूमे है जो कि मेरा हर Tier 1 कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ है और यही वो रिज्यूमे है जिसकी वजह से आई एम वर्किंग एट पेपाल टुडे। सो सिंपल सी बात है, इसीलिए मैं इस चीज़ पर फोकस कर रही हूँ कि मैंने कितना इसको शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट रखा। अगर मैं इसमें बहुत सारी इरेलीवेंट चीज़ें भर देती कि यार मैंने 10th क्लास में राइटिंग कॉम्पिटिशन जीता था या 3rd क्लास में स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन जीता था या फिर ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीता था, तो दीज थिंग्स आर नॉट रेलिवेंट टू माई करंट जॉब, तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है वाइल क्रिएटिंग अ रिज्यूमे। तो गाइस यही सब चीज़ें हैं जो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें हैं। बाकी आपको थोड़ा अलाइनमेंट वगैरह का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे रिज्यूमे में बिल्कुल प्रॉपर मैंने अलाइनमेंट किया है, फॉन्ट वगैरह इन सब चीज़ों का साइज़ जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे आपकी हेडिंग जो है उसका साइज़ कुछ और है और इस वाली हेडिंग का साइज़ कुछ और है। यू कैन सी कि ये दोनों एक ही लाइन में अलाइंड है प्रॉपर। एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल स्किल्स, पर्सनल प्रोजेक्ट एंड उसके बाद एजुकेशन, आप देख पा रहे हो कि इनका जो फॉन्ट साइज़ है वो बिल्कुल सेम है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये बाद में भी आप कर सकते हो, लेकिन पहले जो कंटेंट है रिज्यूमे का वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड उसके बाद आपका रिज्यूमे दिखने में भी बहुत सिंपल, सोबर एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन टॉकिंग अबाउट रिज्यूमे क्रिएशन। बाकी आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये जो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर लिंक मिल जाएगा। तो गाइज मेरे को जितना आइडिया था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे रिज्यूमे रिव्यू का, बट जितना मेरे से हो सकता था, जो भी मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने रिज्यूमे रिव्यू किए हैं उससे जो मैंने सीखा है वही मैंने इस वीडियो में आज आपको बता दिया है। तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट, जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हुज़ोएवर इज सर्चिंग फॉर जॉब्स एंड प्लीज़ कमेंट योर
सजेशंस इन दिस वीडियो, जो भी आप चाहते हैं कि मैं आगे क्या वीडियो क्रिएट करूं एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय, थैंक यू.